हुआ। कल गुप्त वंश तो हमने पढ़ा था, गुप्त वंश की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा। इसके बारे में गुप्त वंश की उत्पत्ति में किस विद्वान ने शूद्र कहा था, किसने ब्राह्मण कहा था, किसने वैश्य कहा था और किसने क्षत्रिय कहा। आज है गुप्तों का स्थान। क्या उधर लिखो, गुप्तों का आदि स्थान। आदि स्थान का मतलब जानते हैं, कहां से इन्होंने अपने साम्राज्य को प्रारंभ किया। इन्होंने अपने साम्राज्य का प्रारंभ कहां से किया। तीन स्थानों के बारे में गुप्त वंश के शासकों के आदि स्थान के बारे में बताया जाता है। ये लिखने वाले पहले बंद करते हैं, रिक्वेस्ट है आपसे बाद में लिख लेना, क्योंकि मैं फिर डिस्टर्ब होता हूँ। मेरा ध्यान आधा इधर रहता आधा उधर रहता है, इससे अच्छा पूरा इधर रहे और आपका भी इधर रहे। पहला जो स्थान बताया गया वो बताया गया है बंगाल। दूसरा जो स्थान बताया गया वो बताया गया है उत्तर प्रदेश। और तीसरा जो स्थान बताया गया वो बताया गया मगध। तो गुप्तों के आदि स्थान को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कि शायद हो सकते हैं कहां के थे? बंगाल, या फिर कहां से हो सकते हैं? या फिर हो सकते हैं मगध। अब बंगाल किसने बताया? बंगाल में एक का नाम था एलन। क्या नाम था? एलन। और एक का नाम था इत्सिंग। क्या नाम था? इत्सिंग। और एक था आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार। इन तीनों व्यक्तियों ने कहा कि गुप्तों ने कहां से शासन करना प्रारंभ किया? बंगाल से। सबसे पहले बंगाल में इनकी उत्पत्ति हुई और बंगाल से गुप्त वंश के शासकों ने प्रारंभ कर दिया। दूसरा है उत्तर प्रदेश। एक का नाम है श्रीराम गोयल। क्या नाम है? श्रीराम गोयल। और एक है प्रयाग प्रशस्ति। कौन सी है? प्रयाग प्रशस्ति। इन दोनों के आधार पर कहा गया कि गुप्तों ने सर्वप्रथम पूर्वी उत्तर प्रदेश में, कहां पर? पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपना साम्राज्य स्थापित किया। और तीसरा है मगध, केसी श्रीवास्तव। क्या नाम है? केसी श्रीवास्तव। इस विद्वान ने कहा कि सबसे पहले जब हम आर्यावर्त प्रथम का युद्ध पढ़ेंगे उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मगध का, उत्तर प्रदेश का और बंगाल का सम्मिलित रूप से जो शासन था वो किसका शासन था? गुप्तों का शासन था। और प्रारंभ में आपको खुद को पता है कि 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा जो महापद था कौन सा था? मगध था। इसलिए थे तो तीनों ही, लेकिन मगध सबसे बड़ा साम्राज्य था। तो कोई भी राजा आएगा तो छोटे क्षेत्रों को नहीं चुनेगा, वो किस क्षेत्र को चुनेगा? बड़े क्षेत्र को चुनेगा। और दूसरे किस क्षेत्र को चुनेगा? जिस क्षेत्र में सैनिक ज्यादा हो और सैनिकों को देने के लिए जो वेतन है, सोना है, पैसा है, वो ज्यादा आए, उन क्षेत्रों को चुनेंगे। और उस समय मगध सबसे ज्यादा साधन संपन्न वाला, लोहे की खानें यहाँ ज्यादा थी, जंगल ज्यादा थे, जंगलों के पास, जंगलों में हाथी ज्यादा निवास करते थे जो सैनिकों के लिए काम में आ सकता है। इसीलिए केसी श्रीवास्तव ने किसको माना? मगध। तो याद रखना, गुप्तों का जो आदि स्थान है, पहला बंगाल माना, बंगाल को एलन, इत्सिंग और आरसी मजूमदार। दूसरा उत्तर प्रदेश, उसमें भी कौन सा उत्तर प्रदेश? पूर्वी उत्तर प्रदेश। कौन? श्रीराम गोयल और प्रयाग प्रशस्ति। तीसरा है मगध, और मगध को किसने माना? केसी श्रीवास्तव। अब हम पढ़ेंगे गुप्त वंश के राजा। गुप्त वंश के शासक। शासकों का नाम आता ही पहले किस शासक का नाम आता है? संस्थापक का। किसका नाम आता है? संस्थापक का। बिना नेतृत्वकर्ता कोई भी शासक लंबे समय तक साम्राज्य स्थापित नहीं करता। इसीलिए कहा गया है कि जो भी राजा का जो संस्थापक होता है, उस संस्थापक पर उस साम्राज्य की नींव टिकी रहती है। संस्थापक ही अच्छा होता है तो शुरू में ही अपने साम्राज्य को क्या कर देता है? विस्तृत कर देता है, जिसके बाद आने वाले राजाओं को केवल उनकी रक्षा करनी होती है, उनको टूटने से बचाना होता है। नए साम्राज्य नहीं मिला है तो भी उनका काम चल जाता है।
पहला जो राजा बताया गया जिसका नाम था श्रीगुप्त। क्या नाम था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को सबसे पहले क्या बताया गया? ये क्या था? आदि पुरुष था। क्या था? आदि पुरुष। इसी को कहा गया है आदिराज। क्या कहा गया? आदिराज। आदिराज या आदि पुरुष का मतलब होता है सबसे पहला व्यक्ति, और पहला व्यक्ति किसको माना गया? श्रीगुप्त को। तो हम क्या कह सकते हैं? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त को क्या कहा गया? गुप्त वंश का आदि पुरुष या गुप्त वंश का आदिराज। प्रयाग प्रशस्ति आपने सुना ही होगा नाम, किसके द्वारा रचित है? हरिशेन के द्वारा रचित है। इस प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार इस व्यक्ति ने एक उपाधि ग्रहण की और उपाधि का नाम था महाराजश्री। क्या नाम था? महाराजश्री। इसके अलावा इसके दो मोहरें प्राप्त हुई, उन मोहरों पर भी इस महाराजश्री उपाधि अंकित है। कहां से प्राप्त हुई? क्या प्राप्त हुई? इनकी दो मोहरें प्राप्त हुई। मोहरें जानते? सोने की हो सकती है, चांदी की हो सकती है, तांबे की हो सकती है। मोहरें एक प्राप्त हुई राजघाट से। कहां से प्राप्त हुई? राजघाट। और दूसरी प्राप्त हुई लुधियाना। कहां से? लुधियाना। इनसे क्या प्राप्त हुई? मोहरें। इन्हीं मोहरों के आधार पर क्या कहा कि इनकी जो उपाधि थी वो क्या थी? महाराज श्री। किसके आधार पर कह सकते हैं हम? राजघाट या लुधियाना की मोहरों के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि गुप्त वंश का जो आदि गुप्त था, आदि पुरुष था, आदि राज था, जिसको संस्थापक भी माना जाता है, उसकी मोहरें प्राप्त हुई राजघाट से और दूसरी लुधियाना से। और उन पर अंकित है। क्या अंकित है? एक पर तो अंकित मोहर का नाम क्या है? श्रीगुप्तस्य। क्या नाम है? श्रीगुप्तस्य। ये क्या है? मोहर पर अंकित नाम है। कौन सी पर? लुधियाना की जो मोहर है उस पर क्या अंकित है? श्रीगुप्तस्य। क्या है? श्रीगुप्तस्य। इस श्रीगुप्तस्य को इन्होंने क्या माना? आदि पुरुष माना। क्या माना? ये आदि पुरुष था या नहीं था, इसका हमें तथ्य कहां से मिलता है? श्रीगुप्त की एक मोहर मिली। कहां से? लुधियाना से। और उस मोहर पर क्या अंकित है? श्रीगुप्तस्य। यानी गुप्त वंश का पहला व्यक्ति कौन था? श्रीगुप्त था। इसकी जानकारी हमें दो चीजों से मिलती है। नंबर एक, प्रयाग प्रशस्ति से। वहां पर उपाधि का नाम क्या है? महाराज श्री। और इनकी दो जगह से क्या मिली? मोहरें मिली। पहली कहां से मिली? राजघाट से। और दूसरी कहां से मिली? लुधियाना से। लुधियाना से जो मोहर मिली उस पर क्या अंकित है? श्रीगुप्त से। इसी को आधार मानकर हमने क्या कहा कि आदि पुरुष कौन है? श्रीगुप्त। आदि राज भी कौन है? श्रीगुप्त। और संस्थापक भी कौन है? श्रीगुप्त। एक विद्वान था जिसका नाम था इत्सिंग। क्या नाम था? इत्सिंग। कौन था ये? चीनी यात्री था। कौन था? चीनी यात्री। इस चीनी यात्री ने किसके लिए? श्रीगुप्त के लिए एक शब्द प्रयोग में लिया था। किसके लिए? श्रीगुप्त को इसने क्या कहा? श्रीगुप्त को इसने कहा चेली केतो। क्या कहा? चेली केतो। चेली केतो की पहचान किससे की गई? जिसको चीनी यात्री ने क्या कहा था? चेली केतो। वो एक्चुअल में था कौन? श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक था, गुप्त वंश का आदि पुरुष था, गुप्त वंश का आदिराज। गुप्त वंश के बाद दूसरा जो राजा आता है उसका नाम है घटोत्कच। क्या नाम था? घटोत्कच। एक चीज और, श्रीगुप्त का इसके आधार पर जो कालक्रम बताया गया वो 275 का कालक्रम बताया गया। कितना बताया गया? 275 ईस्वी का। दोस्तों ये कब था? 275 ईस्वी में था। और इसको क्या बताया गया? सामंत बताया गया। इसको क्या बताया गया? सामंत। ये क्या था? ये सामंत था। दो का सामंत बताया गया। एक वंश था भारशु। क्या नाम था? कि ये किस वंश का सामंत था? भारशु वंश का क्या था? सामंत था। और ये भारशु वंश का सामंत बताया किसने? उसका नाम याद रखना, केपी जायसवाल। प्रोफेसर केपी जायसवाल ने क्या कहा कि ये जो श्रीगुप्त है
ये कोई राजा नहीं था, ये छोटा सा सामंत था। और किसका सामंत था? वारसी वंश का सामंत था। क्या था? वारसी वंश का छोटा सा सामंत था। किसने बताया? केपी जायसवाल ने। किसको बताया? श्री गुप्त को। दूसरा, बहुत सारे विद्वान थे, उन्होंने क्या बताया? ये किसके सामंत थे? कुषाण। क्योंकि इनसे पहले सबसे शक्तिशाली जो वंश था वो कौन सा वंश था उत्तरी भारत का? कुषाण वंश था। तो सीधी सी बात है कि कोई सामंत रहा होगा तो बड़े वंश का रहा होगा, और उस समय बड़ा वंश था कुषाण वंश था। तो ये दो व्यक्तियों ने अलग अलग, ज्यादातर ने तो क्या माना कि कुषाणों के सामंत थे, लेकिन एक व्यक्ति प्रोफेसर जायसवाल, केपी जायसवाल, इसने क्या कहा कि नहीं, ये कौन था? वारसी वंश का सामंत था, छोटा सा सामंत था, कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं। और जो कालक्रम 275 से बताया, लगभग कहते हैं कि 275 से 280 के आसपास इसने शासन किया था। 275 से 280 के आसपास क्या किया था? शासन किया था, ऐसा माना जाता है। कई जगह आपको एक और मिलेगा, कई जगह आपको मिलेगा 240 ईस्वी से लेकर 275 ईस्वी तक एक सामंत के रूप में शासन किया था। किसने किया था? श्री गुप्त ने। कुछ विद्वान क्या कहेंगे कि 275 से 80 तक किया, और कुछ क्या कहते हैं कि 240 से लेकर 240 में सामंत था। जब 275 आया तो इसने क्या कर ली? उपाधि धारण कर ली और अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं रहा। इसीलिए महाराजा अधिराज की उपाधि धारण नहीं की। महाराज श्री से हमें मिलता क्या है कि उस समय जो सामंत होते थे वो कौन सी उपाधि धारण करते थे? महाराज श्री की उपाधि धारण करते थे। इसी महाराज श्री उपाधि को आधार मानकर केपी जायसवाल ने क्या कहा? शासक नहीं था, क्या था? वारसियों का सामंत था। दूसरों ने क्या कहा? कुषाणों के सामंत थे। किसको आधार मानकर? महाराज श्री को। पहले कौन धारण करते थे उपाधि? छोटे जो सामंत होते थे, जिनके पास सेना अधिक होती थी, वो इस उपाधि को धारण करते थे। उसी उपाधि को आधार मानकर इन व्यक्तियों ने कहा कि ये राजा नहीं था, स्वतंत्र राजा नहीं था, केवल मात्र क्या था? सामंत। इसके बाद में दूसरा जो शासक है वो था घटोत्कच। कहते हैं कि ये था कौन? श्रीगुप्त का पुत्र था। कौन था? वो सामंत था। अब ये आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, तो श्रीगुप्त का पुत्र कौन था? घटोत्कच था। और इसका जो कालक्रम बताते हैं, कुछ 275 से लेकर 319 ईस्वी तक, और कुछ 280 से लेकर 275 ईस्वी तक। इसको माने तो 280 से हो जाएगा, इसको माने तो 275 से हो जाएगा, कोई भी एक आप मान सकते हो। तो 280 ईस्वी से लेकर 319 ईस्वी तक किसने शासन किया था? श्री गुप्त ने शासन किया। एक प्रभावती गुप्ता के दो लेख मिले थे। कौन सा लेख मिला था और कहां से मिले थे? दो जगह से मिले थे। कितनी जगह से मिले? पहला तो कहां से मिला? पूना से मिला, इसलिए पूना लेख। दूसरा मिला रिद्धपुर। कौन सा? रिद्धपुर लेख। इस लेख के आधार पर इन दोनों लेखों में क्या लिखा हुआ है कि श्रीगुप्त राजा नहीं था, घटोत्कच पहला शासक था। क्या था? घटोत्कच पहला शासक था। और एक और तीसरा नाम याद रखना, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो गुप्त वंश का ही राजा है, उसका एक लेख मिला, और लेख का नाम क्या था? सूफिया। जो कहां से प्राप्त हुआ? रीवा से प्राप्त हुआ। तो सूफिया का लेख। इनके आधार पर इसमें साफ लिखा हुआ है कि गुप्त वंश का प्रारंभ घटोत्कच से होता है, न कि श्री गुप्त से। किसने कहा था? स्कंदगुप्त के सूफिया लेख जो रीवा से प्राप्त हुआ, इसीलिए रीवा का लेख भी कहलाता है। ये क्या कहता है कि गुप्त वंश का आदि पुरुष ये नहीं था। कौन था? घटोत्कच। तो मैं तीनों के आगे लिख देता हूं, आदि पुरुष। कुछ समझ में आ रहा है? अगर नाम लेकर पूछा जाए, पर्टिकुलरली प्रभावती गुप्ता के पूना वेदिकपुर लेख
या स्कंदगुप्त के सूफिया लेख के अनुसार गुप्त वंश का आदि पुरुष कौन था? तब उत्तर क्या रहेगा? सिंपल सा पूछा जाए गुप्त वंश का आदि पुरुष या संस्थापक कौन सा, तो उत्तर क्या लेंगे? श्रीगुप्त। तो इन दोनों प्रश्नों को विशेष करके सिंपल सा पूछे तब तो श्रीगुप्त, और इनका नाम लेकर पूछे तो हम सीधा सा उत्तर जवाब क्या देंगे? घटोत्कच। इसके बाद में अगला जो शासक मिलता है वो शासक मिलता है कौन सा? चंद्रगुप्त प्रथम। उधर जगह आ रही है ना? तो बता दो, एक बार बता करना। अब आवाज चंद्रगुप्त मौर्य, इसको ढंग से समझना, इसका हर बार प्रश्न, सॉरी चंद्रगुप्त प्रथम, इसका हर बार प्रश्न कहीं ना कहीं से आता है। सबसे पहली चीज इसका कालक्रम पूछा जाता है 319 ईस्वी से लेकर 350 ईस्वी तक कौन शासन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य। बार बार बोले चंद्रगुप्त प्रथम। सबसे पहले चीज ये था कौन? तो ये कुमार देवी का नाम आपने सुना, और उससे पहले कौन थी? दत्त देवी। लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, इसलिए मैं इनका नाम भी नहीं लिखा हूं क्योंकि आप कंफ्यूज रहोगे। ये कहते हैं कि सबसे प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी शासक था, पहली चीज। दूसरी इसका और क्या है कि ये साम्राज्य विस्तारवादी नीति में विश्वास करता, साम्राज्य विस्तारवादी नीति में विश्वास करता था। साम्राज्यवादी में विस्तार करने के कारण ही इसे एक उपनाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? क्या नाम बताओ? उपनाम बताओ। नहीं, द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक भी किसे माना जाता है? इसे ही। तो उपनाम नहीं लिखे, मैं सीधा लिख देता हूं। कौन सा? द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसमें प्रश्न पूछा जाता है व्यक्ति का नाम कि किस विद्वान ने चंद्रगुप्त प्रथम को द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक कहा? नाम था रोमिला थापर। क्या नाम था? रोमिला थापर ने क्या कहा कि चंद्रगुप्त जो प्रथम था, जो गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक था, जिसने साम्राज्यवादी नीति अपनाई थी, इस नीति के कारण इसे क्या कहा जाता है? द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक। और इसी ही कारण, साम्राज्यवादी नीति के कारण ही इसे क्या माना जाता है? गुप्त वंश का। किस वंश का? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 3 प्रश्न है, ध्यान से सुनो। पहला प्रश्न, गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? श्रीगुप्त को। इसको माना जाता है स्कंदगुप्त के सूफिया लेख और प्रभावती गुप्ता के पूना व रितपुर लेख के अनुसार गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? घटोत्कच को। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। तीनों को विशेष ध्यान में रखना। चंद्रगुप्त ने वैशाली का नाम आपने पहले भी सुना। वैशाली में कौन सा वंश था? कौन सा? लिच्छवी वंश था। कौन सा वंश था? और लिच्छवी वंश की जो राजकुमारी थी उसका नाम क्या था? राजकुमारी का नाम कुमार देवी। क्या नाम था? कुमार देवी। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली के लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से क्या किया? विवाह किया। और इसी विवाह में उन्हें दहेज में, इसमें दहेज में क्या प्राप्त हुआ? पाटलिपुत्र। पीछे से आवाज आ रही, पाटलिपुत्र प्राप्त हुआ। इसको भी याद रखना कि चंद्रगुप्त प्रथम को कुमार देवी के विवाह में
दहेज के रूप में क्या प्राप्त हुआ? बस एक ही कुमार देवी को तो प्राप्त हुई ना, केवल पाटलिपुत्र लेके चला गया, प्राप्त हुई। अब देखो प्रश्न क्या आता है, वैशाली में कौन सा अवस्था? राजकुमारी का नाम क्या था? क्या हो गया था? और देश में क्या प्राप्त कर लिया? कुमार देवी और पाटलिपुत्र दोनों। इसके उपलक्ष्य में, किसके उपलक्ष्य में? किसके? अरे विवाह के उपलक्ष्य में। किसके उपलक्ष्य में? विवाह के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त प्रथम अपनी पत्नी कुमार देवी को प्रसन्न करने के लिए क्या करता है? अब गिफ्ट देता है, ऐसा मत कर वो तो क्या करता है? इसके उपलक्ष्य में क्या करता है? ध्यान से सुनना, चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के सोने के सिक्के चलाए। ये प्रश्न आता है कई बार कि किस शासक ने अपने विवाह के उपलक्ष्य में सोने के सिक्के चलाए? तो किसने चलाए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कौन से सिक्के चलाए? चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार, ये सिक्के का नाम है। एक तरफ चंद्रगुप्त और दूसरी तरफ कुमार देवी का चित्र बना हुआ है, और सोने के सिक्के चलाने वाला एकमात्र शासक था जिसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम। फिर कहते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने एक संवत चलाया। संवत जानते हैं, जैसे ईस्वी है, विक्रम है, गुप्त है, वल्लभी है, तो इसने कौन सा संवत चलाया? गुप्त संवत चलाया। कौन सा चलाया? गुप्त संवत चलाया। तो गुप्त संवत किसने चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम। कब चलाया सबको पता है, लेकिन डेट किसी को पता नहीं है। क्या डेट? कहीं पढ़ी डेट कभी? नहीं पढ़ी। यह आपने सीधा बता दिया कि कब चलाया? 319 ईस्वी में। इसमें दो डेट मिलती है, अगर विद्वान का नाम पूछ लिया जाए तो अलग होगी, और सिंपल सा पूछ लिया जाए तो अलग होगी। सबसे पहले गुप्त संवत किसने चलाया? कब चलाया? 319 में। और अगर पूछ लिया जाए, देखो आर.सी. मजूमदार के अनुसार, किसके अनुसार? आर.सी. मजूमदार के अनुसार 20 फरवरी 320 ईस्वी में चला है। अगर नाम पूछ ले कि आर.सी. मजूमदार के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत कब चलाया, तो 319 उत्तर नहीं लिखना। क्या लिखना है? 20 फरवरी 320 ईस्वी। और अगर सीधा सा पूछ लिया जाए तो याद रखना 9 मार्च, कितनी? 9 मार्च 319 ईस्वी। तारीख पूछ ले तो तारीख भी याद रखना, मंथ कौन सा है? मार्च। तो गुप्त संवत चलाने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। सिंपल सा कब चलाया? 319 में। तारीख पूछ ले तो 9 मार्च 319। लेकिन अगर पूछ ले आर.सी. मजूमदार के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत कब चलाया, तो 20 फरवरी 320 ईस्वी। अब ये चलाया तो कहीं ना कहीं इसका प्रयोग तो मिलना चाहिए ना। इसका प्रयोग सबसे पहले हुआ था, कहां से पता लगा कि वास्तव में 319 में ही, कब? 319 में ही चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा संवत चलाया? इसका जो पहली बार प्रयोग हुआ, किसका? गुप्त संवत का, वो प्रयोग हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा लेख में। कौन सा लेख? मथुरा लेख से हमें पता चलता है कि वास्तव में 320 में नहीं, कब? 9 मार्च 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या चलाया था? गुप्त संवत। जानकारी कहां से मिलती है या इसका पहले प्रयोग कहां किया, तो क्या रखना? चंद्रगुप्त द्वितीय का एक लेख है, उस लेख का नाम क्या है? मथुरा का लेख। उससे ही हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने ही 9 मार्च 319 ईस्वी को क्या चलाया? गुप्त संवत चला। फिर आता है कि हमें चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानकारी कहां से मिलती? कौन से स्रोत है
जिनको पढ़कर हम चंद्रगुप्त मौर्य की जितनी भी उपलब्धि हैं उन सभी का अध्ययन कर सकते हैं। दो है, एक है प्रयाग प्रशस्ति, कौन सी है? प्रयाग प्रशस्ति, और दूसरा है एरण अभिलेख। कौन सा अभिलेख? एरण अभिलेख। पहले एरण अभिलेख को समझ लो क्योंकि छोटा सा है थोड़ा सा। सबसे पहले कि एरण अभिलेख कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश। फिर आता है एरण का प्राचीन नाम क्या था? एरण एक जगह का नाम है। क्या है? एरण एक जगह का नाम है। इससे पहले एक और समझ लो, एरण बीना नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? बीना नदी के किनारे एक स्थान है, उस स्थान का नाम क्या है? एरण अभिलेख। एरण जगह से मिला, इसीलिए अभिलेख का नाम भी क्या रख दिया? एरण अभिलेख। एरण अभिलेख है कहां वर्तमान में? मध्य प्रदेश में। और एरण का प्राचीन नाम है अरेकिण। क्या नाम है? अरेकिण। प्राचीन नाम क्या था इस जगह का? अरेकिण नाम था। और अब हमने क्या कहना प्रारंभ कर दिया? एरण, जो किस नदी के किनारे है? बीना नदी। इसमें इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? इसी चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में क्या जानकारी मिलती है? एरण का अभिलेख कहता है उसकी तुलनाएं की गई। क्या की गई? तुलनाएं की गई। किसकी? चंद्रगुप्त प्रथम की। किससे की गई? यहां लिख देता हूं, तुलना, आपको समझ में। किसकी तुलना? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम की तुलना। सबसे पहले इसकी तुलना कुबेर से की गई। किससे की गई? दूसरी इसकी तुलना वरुण से की गई। ये है क्या? ये भगवान है। ये सारे क्या? भगवान। और आपको पता है सबसे पहले भगवानों की उपाधि धारण करने वाले शासक भी कौन थे? ये किसके सामंत थे? बड़ा साम्राज्य कौन सा था? कुषाण। तो कुषाण शासक कनिष्क जो था उसने देवपुत्र की उपाधि धारण की। कौन सी की थी? तो और ये देवपुत्र की उपाधियां सबसे पहले मिलती कहां विश्व में? चीन में। कहां मिलती? तो कनिष्क जो कुषाण वंश का शासक था, उन्होंने चीनी शासकों की उपाधियों की नकल की और स्वयं को देवताओं की तुलना में ढाल लिया और उपाधि धारण कर ली। कौन से? देवपुत्र। उन्हीं की तरह चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम ने भी किसकी? कुषाण शासक कनिष्क की नकल करते हुए अपने आप की तुलना किससे करवा ली? भगवान से करवा ली। कुबेर से की, वरुण से की, इंद्र से की और यमराज से की। किससे की? यमराज। कुबेर से क्या तुलना की? कि मैं कुबेर की तरह क्या हूं? धनी। वरुण से क्या की? मैं दानी हूं। क्या हूं? दानी। इंद्र से क्या की? कि मैं इंद्र के समान वीर हूं। और यमराज से क्या की? कि मैं अगर क्रोधित हो जाता हूं, क्रोधित होने पर जो दंडित करता है वो किसकी तरह करता है? यमराज की तरह। तो एरण अभिलेख से हमें चंद्रगुप्त प्रथम की देवताओं से तुलना करने की जानकारी मिलती है। और इसे कुबेर की तुलना धनी के रूप में की, वरुण की तुलना दानी के रूप में कि मैं कुबेर की तरह धनी हूं, वरुण की तरह दानी हूं, इंद्र की तरह वीर हूं और क्रोधित होने पर यमराज की तरह दंड भी देता हूं। उतार लो, इतने उतार लो।